Welcome back students. In today's class we will be discussing about the understanding of index, which is chapter 2 of series 8 derivative exam. So let's begin the session. First is index. So index is a basket of securities of different backgrounds that indicates the price trends of the underlying securities collectively in order to give an indication of overall market trends. देखिए इंडेक्स क्या है, एक बास्केट है और एक कलेक्टिव बास्केट है मल्टीपल शेयर्स की, एंड दीज शेयर्स बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स एज वेल एज डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज. तो होता क्या है, मान के चलिएगा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं जिसमें रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, हीरो होंडा हो गया, बजाज ग्रुप हो गया, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, इस तरीके की 50 कंपनीज हैं. उन कंपनीज को मिला के एक इंडेक्स बना दिया गया जिसका नाम रखा गया निफ्टी 50. और ऐसे इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होगा कि मान के चलिएगा अगर आपको एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस देखनी है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट का बैरोमीटर क्या कहता है कि मार्केट इज गोइंग अप और डाउन, तो जस्ट बाय लुकिंग एट निफ्टी 50 यू विल अंडरस्टैंड दैट इन ऑल इंडियन स्टॉक मार्केट इज वेदर इज डूइंग गुड और गोइंग डाउन. तो इंडेक्स के थ्रू हमें एक बार में पता चल जाता है कि कलेक्टिवली इंडियन स्टॉक मार्केट या तो ठीक कर रही है या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है. ठीक है, एक तो ये फायदा हो गया. दूसरा क्या फायदा हुआ कि इससे एक परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग हो जाती है कि अगर निफ्टी 50 या फिर एक कोई भी इंडेक्स है वो अच्छा कर रहा है तो स्टॉक मार्केट के अदर सेक्टर या अदर स्टॉक्स भी लगभग इसी के आसपास पूरा काम कर रहे होंगे. तो ऑल इन ऑल होता सब कुछ डिमांड और सप्लाई है, और जब भी मार्केट के अंदर डिमांड या मार्केट के अंदर इन्फ्लोज होते हैं तो वो अक्रॉस द सेक्टर इन्फ्लोज आते हैं या अक्रॉस द कंपनीज इन्फ्लोज आते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि लगभग या तो मार्केट ऊपर जा रही है या फिर मार्केट नीचे जा रही है. मार्केट की ब्रेथ और मार्केट के प्रेशर का हमें इंडेक्स से आइडिया लग जाता है. इसलिए इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना और इंडेक्स को बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरी मार्केट का, स्टॉक मार्केट के लिए. और यही हेल्प करता है वेरियस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं चाहे वो या फिर मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स हैं, सबको ये बेनिफिट, सबके लिए बेनिफिट की चीज़ है. इसलिए इंडेक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉक मार्केट्स. इट इज़ यूज एज एन अंडरलाइन फॉर फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इस पर भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है आगे. तो किस तरीके के इंडेक्स होते हैं, एक तो मार्केट इंडेक्स होते हैं और एक होते हैं सेक्टोरल इंडेक्स. मार्केट इंडेक्स क्या होते हैं, सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स कलेक्टिवली इंडिकेटिंग द ओवरऑल मार्केट ट्रेंड. यानी मैंने जैसे आपको बताया था, कंपनीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लास ऑफ सेक्टर्स एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ वन इंडेक्स विच इज कॉल्ड एज निफ्टी और सेंसेक्स. अगर आप एनएससी की बात करते हो तो एनएससी में वी हैव निफ्टी एज अ इंडेक्स ऑफ सिक्योरिटीज. अगर आप बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हो तो वी हैव अ सेंसेक्स एज अ मेन इंडेक्स, सेंसेक्स 30. So Sensex consists of 30 companies and whereas Nifty consists of 50 companies. तो दोनों अपना रिस्पेक्टिवली काम करते हैं. टॉकिंग अबाउट द सेक्टोरल इंडेक्सेस, कुछ जनरलाइज जो मार्केट इंडेक्स होते हैं वो जनरलाइज होते हैं और सेक्टोरल इंडेक्स होते हैं बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज या पर्टिकुलर इंडस्ट्री. जैसे कि फार्मा इंडेक्स हो गया या बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया हुआ है. फार्मा इंडेक्स, देन वी हैव ऑटो इंडेक्स बिलोंगिंग टू ऑटो कंपनीज. इस तरीके के सारे आपको इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे. आप एनएससी की वेबसाइट में जैसे ही जाएंगे, एनएससी या वीएफसी की वेबसाइट को जैसे ही सर्व करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आपको सारे इंडेक्सेस मिल जाएंगे, कौन कौन से इंडेक्स इन्होंने फ्रेम आउट करेगा, कौन कौन सी इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी कंपनियाँ हैं. देन वी हैव टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस कि किस किस तरीके के स्टॉक मार्केट इंडेक्स होते हैं. तो इंडेक्स बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है. फर्स्ट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है पहले हमें ये समझना जरूरी है. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस. तो इसका एग्जांपल हम एनआईएसएम की वर्क बुक से समझते हैं, वहां पे इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है और बहुत अच्छे से समझ आपको आएगा. सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, मैंने आपको बताया मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर. तो मान के चलिएगा प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, ये आपको अपने ध्यान में रखना है मार्केट कैप की डेफिनेशन. तो यहाँ पे एक स्टॉक दिया हुआ है AZBYCX DWEEU. तो इस इंडेक्स के अंदर 5 स्टॉक्स हैं और इनके प्राइसेस क्या थे, 150, 300, 450 रिस्पेक्टिवली जो भी प्राइस दिया हुआ है. फिर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर भी दिए हुए हैं और यहाँ पे अब ये भी बताया हुआ है कि आज की तारीख में उनके क्या क्या प्राइसेस हैं.
तो यहाँ पे 150 को 220 से आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आप पे फिगर क्या आएगी, 3000 लैक्स आ गई। यहाँ पे पूरी फिगर्स दी हुई है। तो हमारा ओल्ड वेट क्या हो गया, जिसकी जितनी मार्केट कैप होगी उसको इतना वेटेज दिया जाएगा, जिसकी कम होगी उसको कम वेटेज दिया जाएगा, और जिसकी ज़्यादा मार्केट कैप होगी उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, इन शॉर्ट। तो अब अगर आप देखोगे CX में 450 उसका प्राइस था, नंबर ऑफ शेयर 16 लाख थे, तो उसका वेटेज यहाँ पे उसकी मार्केट कैप कितनी थी, 7200 लैक्स, तो उसका वेटेज भी आप देखोगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा था। और जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होगा यानी वो सबसे ज़्यादा हैवी वेट हो गया। जैसे आज की तारीख में अगर मैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की बात करता हूँ, तो NSE में सबसे लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया कौन सी है, एज पर द मार्केट कैप इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो उसका वेटेज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, दोनों का वेटेज सबसे ज़्यादा माना जाता है क्योंकि उनकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। और NSE भी समवेयर अराउंड मार्केट कैप के आसपास ही उसका मार्केट कैप एज वेल एज फ्री फ्लोट को वो कंसिडर करता है जब वो वहाँ पे इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करता है। तो मार्केट कैप और फ्री फ्लोट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है। अगर मान के चलिएगा कुछ सालों बाद उनका प्राइस चेंज होता है तो क्या इंडेक्स रीबैलेंस होगा, हाँ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो AZ जो स्टॉक था उसका प्रीवियस प्राइस था 150 और उसका न्यू प्राइस आ गया 650, नंबर ऑफ शेयर्स रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे नई मार्केट कैप आप देखोगे तो 13,000 लाख आ गया, जो कि कितना हो गया यहाँ पे 0.31, उसका वेटेज कितना हो गया 0.31, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ओवरऑल वेटेज इज 42,500 लैक्स, उसमें से 13,000 बिलोंग्स टू सिंगल कंपनी, तो वहाँ पे उसका वेटेज सबसे ज़्यादा हो गया, यानी अगेन इंडेक्स जो हो गया रीबैलेंस हो गया। फर्स्ट टाइप ऑफ क्राइटेरिया इज दिस। देन देयर इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। फ्री फ्लोट का क्या मतलब होता है पहले ये भी समझ लेते हैं। So free float means method excluding locked in shares such as those held by the insider promoters or common। तो जो फ्री फ्लोट होता है उसके अंदर जो फ्रीली अवेलेबल फ्रीली ट्रेडेड स्टॉक्स जो होते हैं केवल उन्हीं को ही कंसिडर करा जाता है, और जो कंपनी के इंसाइडर्स होते हैं जैसे कि मैनेजमेंट हो गई, एम्प्लॉयज हो गई या गवर्नमेंट हो गई, जो भी स्टॉक्स वो लोग होल्ड करते हैं उसमें इनको कंसिडर नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। समवेयर वहाँ पे क्या होता है कि ये लोग लॉन्गर टाइम के लिए उनको होल्ड कर लेते हैं, तो इन शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं होता है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस का मानना ये है कि हम ऐसे स्टॉक्स को या फिर इतनी क्वांटिटी को कंसिडर ना करें वाइल बैलेंसिंग आउट द इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। तो ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स है ये वाइडली यूज है, और इवन टुडे जो इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो इसी अप्रोच पे कंस्ट्रक्टेड है। एक बार इसको भी दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू स्टॉक नेम AZ, अगेन वही है, सेम फिगर्स वही हैं, यहाँ पे स्टॉक प्राइसेस दिए हुए हैं, देन नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे उनकी वेटेज भी दी हुई है। देन उनका जैसे ही प्राइस चेंज होता है उनकी वेटेज चेंज हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स दिख रहे हैं ये फ्री फ्लोट है, जो फ्रीली अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग ऑन विच इज बियॉन्ड द होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स या फिर इंसाइडर्स कह लीजिए, बियॉन्ड द होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स और इंसाइडर्स हैं, जो रिटेल कैटेगरीज और जो HNIs कैटेगरी के लोग होल्ड करते हैं उनकी कैटेगरी के ये शेयर्स हैं, और उस हिसाब से इन्होंने इनको बैलेंस आउट किया हुआ। अगेन सेम है, बस ये है कि इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ शेयर्स जो भी एक्चुअल शेयर्स होता है उतना ही रहता है। देन थर्ड अप्रोच इज इक्वली वेटेड इंडेक्स। इक्वल वेटेड इंडेक्स बिल्कुल सिंपल है, नेम से ही समझ आ रहा है कि जितने भी शेयर्स हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्केट कैप, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्राइस, मार्केट कैप जो भी है, सबको हम इक्वल वेटेज देंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा 4 कंपनी है, PQRS 100, 150, 125, 200, इनके प्राइसेस हो गए, क्वांटिटी डिफरेंट है, और यहाँ पे वेटेज सबको साथ दी हुई है। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट कैप लगभग सेम आ रही है। यहाँ पे मार्केट कैप लगभग सेम आई है, लेकिन अगर कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद उनके प्राइस चेंज होने से उनकी मार्केट कैप में डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे उनकी जो वेटेज है वो उसी अकॉर्डिंगली वेरी करेगी। अगर किसी की मार्केट कैप इंक्रीज होती है तो वहाँ पे वेटेज ज़्यादा दी जाएगी, और जिसकी मार्केट कैप डिक्रीज हो रही है वहाँ पे वेटेज उनको कम दी जाएगी। लेकिन जब इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, न्यूली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसमें इक्वल वेटेड कंपनीज ही रखी जाती हैं जिनकी मार्केट कैप लगभग सेम मानी जाती है। और over the period of time, if their market capitalization changes due to change in their prices, then the index will balance it out according to the changes in the market capitalization. Simple था।
नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड मार्केट इंडेक्स। तो अच्छे मार्केट इंडेक्स की या फिर अच्छे एक इंडेक्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ मार्केट बिहेवियर, मतलब पूरे मार्केट बिहेवियर का हमें ये पता चल जाए वेदर द मार्केट ऑल इन ऑल हॉलिस्टिकली वेदर इट्स गोइंग अप और डाउन। देन कंप्यूटेड बाय द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, जो भी इंडेक्स हम बना रहे हैं, जो भी इंडेक्स की कैलकुलेशन है, जो भी कंपनी का इंक्लूजन हो रहा है उसके अंदर, दैट शुड बी डन बाय द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। ऐसा नहीं है कि जो कंपनीज हैं और जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उन्हीं की मैनेजमेंट अपने ही स्टॉक को प्रमोट करने के लिए उसको इंडेक्स में इंक्लूड करा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट, शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस एंड शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन। द पॉइंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही कंसिडर करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है कि लिक्विडिटी को मेजर आउट करने के लिए हमें इम्पैक्ट कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और जितनी कम इम्पैक्ट कॉस्ट होती है मार्केट में लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा होती है, या फिर किसी भी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिक्विडिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। और इन केस अगर इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत बड़ी होती है, मतलब परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिक्विडिटी उतनी ही कम है या फिर वहाँ पे लिक्विडिटी स्क्वीज है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिक्विडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट मीन्स अ मार्केट where large orders are executed without moving the prices। एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे होता क्या है, मार्केट में 5 बेस्ट कोट्स आते हैं, बाइंग और सेलिंग कोट्स। तो मान के चलिएगा यहाँ पे बाइंग कोट्स आ रहे हैं और यहाँ पे सेलिंग के कोट्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट कोई बाय करना चाह रहा है लेट्स से 5 रुपीज़ में, लेकिन कोई सेल करना चाह रहा है 5.5 रुपीज़ में। होता क्या है, हम हमेशा बाय लो प्राइस पे करते हैं और सेल जो है हमेशा हाई प्राइस पे करते हैं। तो सेल ऑन हाई एंड बाय ऑन लो प्राइस। फिर नेक्स्ट कोट जो आएगा वो आएगा उससे भी कम पे 4 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट कोट आएगा वो आएगा 6 रुपीज़। ऐसी बाय में नेक्स्ट कोट आएगा 3 रुपीज़, यहाँ पे आ जाएगा 6.5 रुपीज़, और भी ज़्यादा में बेचना चाहेगा। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे 50 पैसा की इम्पैक्ट कॉस्ट आ रही है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान को इमीडिएटली कोई चीज़ सेल करनी है तो उसको कितने पे सेल करनी पड़ेगी, 5.5 रुपीज़ पे सेल करने की। और यहाँ वेयरएज अगर किसी भी इंसान को एकदम से बाय करना है, तो कितने पे बाय करेगा वो, 5 रुपीज़ पे वो बाय करेगा। तो इम्पैक्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 0.5 बाय 5 कितनी आ गई, लगभग 10% के आसपास की इम्पैक्ट कॉस्ट आ गई। इसका मतलब ये है कि 10% की इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्क्वीज है और वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड बहुत कम हो रहा है। क्योंकि 10% अगर आप मान के चलिएगा इंट्राडे में जो ट्रेड होता है वही आधा परसेंट का होता है, आधा परसेंट जैसे 1% का तो ट्रेड ही होता है। तो यहाँ पे अगर 10% आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट से आ रही है तो थिंक अबाउट अ सिचुएशन, आप कैसे कर पाओगे, ट्रेड नहीं कर पाओगे, है ना। तो इम्पैक्ट कॉस्ट इसलिए मेजर आउट करना हमें ज़रूरी होता है। देन कम्स द इंडेक्स मैनेजमेंट। तो इंडेक्स मैनेजमेंट क्या होता है कि इंडेक्स, देखिए इंडेक्स जो है परपेचुअल थिंग है, इंडेक्स मार्केट में हमेशा रहेगा, लेकिन इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो बास्केट होती है वो हमेशा शफलिंग होती है। अच्छी या गुड परफॉर्मिंग कंपनीज जो होती हैं वो हमेशा इंडेक्स का पार्ट बनती है। जैसे रिसेंटली आपको पता होगा, पहले अडानी एंटरप्राइजेज निफ्टी 50 का पार्ट नहीं था, लेकिन ड्यू टू इट्स गुड परफॉर्मेंस और जो अडानी एंटरप्राइजेज में एक बुल रन आया उसकी वजह से उसको निफ्टी 50 के अंदर रिसेंटली 2022 के अंदर रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसे ही देर सवेर बहुत अच्छी गुड परफॉर्मिंग कंपनीज ऑलवेज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स यानी निफ्टी या फिर सेंसेक्स। और ऐसे बैड परफॉर्मिंग कंपनीज जो होती हैं, जैसे रिसेंटली श्री सीमेंट्स जो था, तो श्री सीमेंट्स में एक सडन फॉल आया था जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया था कि निफ्टी 50 से श्री सीमेंट्स को आउट किया जाए और उसकी जगह क्या आया था, अडानी एंटरप्राइजेज आया था। ऐसे इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स मैनेजमेंट बोलते हैं। और स्टॉक एक्सचेंजेस ने इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए एक स्पेशलाइज्ड कंपनीज भी बना रखी हैं जिनको हम बोलते हैं एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड इन केस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी में है एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 2 कंपनीज हैं जो इन स्टॉक एक्सचेंजेस के इंडेक्स को मैनेज करती हैं, बैलेंस आउट करती हैं, कंस्ट्रक्शन करती हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है इंडेक्स मैनेजमेंट के अंदर, इंडेक्स की कंस्ट्रक्शन करना, चूजिंग द राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स विच कैन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इंडेक्स मार्केट इंडेक्स। यानी कैलकुलेशन मैथडोलॉजी होती है इनकी, उस कैलकुलेशन मैथडोलॉजी के हिसाब से जो एलिजिबल कंपनीज होती हैं वो इंडेक्स का पार्ट बनती जाती है। फिर उसके बाद इंडेक्स को मेंटेन करना
होता क्या है, कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कंपनीज डिविडेंड देती हैं, बोनस शेयर्स यानी फ्री में शेयर्स देती हैं, फिर राइट शेयर्स देती हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, शेयर्स का स्प्लिट भी होता है, और कंपनीज डी मर्जर भी होती हैं, और मर्जर भी होता है, कंसोलिडेशन होता है। तो इस तरीके से जब कोई भी स्टॉक एडजस्ट होता है इन कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडेक्स में भी आता है, क्योंकि वो कंपनीज होती हैं वो इंडेक्स का भी कॉन्स्टिट्यूएंट होती है। तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स की मेंटेनेंस करना। देन कम्स द इंडेक्स रिवीजन। कौन कौन सी कंपनीज हैं उनको रिप्लेस करना है, कौन से एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जिनको बाहर निकाला जाएगा, और कौन कौन सी न्यू इंक्लूजन कंपनीज होती हैं, वो इंडेक्स रिवीजन का पार्ट बनती है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्सेस, और कहाँ कहाँ पे इंडेक्स का यूजफुलनेस है, किस लिए यूज़ किया जा सकता है, तो वो भी समझ लेते हैं एक बारी। एक इंडेक्स फंड्स होते हैं। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, ये भी म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी होती है। वो म्यूचुअल फंड जो डायरेक्ट इंडेक्स को ट्रैक करके केवल जो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इंडेक्स रिलेटेड कंपनीज होती हैं, डायरेक्ट उन्हीं में ही पैसे को जो है इन्वेस्ट कर देती हैं, वो इंडेक्स फंड्स होते हैं। इंडेक्स डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन अगेन, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इंडेक्स पे भी होता है। जैसे आपको आगे जाके पता चलेगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो एक ऐसे इंडेक्स हैं जहाँ पे आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ऑन इंडेक्स। देन वी हैव ETF। ETF इज अगेन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो म्यूचुअल फंड्स जो एक्सचेंज को ट्रैक करते हैं और स्टॉक्स की तरह हम उनको ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF जो है, ETFs आर जस्ट लाइक स्टॉक्स। ETF वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको हम स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं या फिर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे आर जस्ट लाइक स्टॉक्स, और इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन सिंगल स्टॉक, दे इन्वेस्ट द मनी डायरेक्टली इनटू द बास्केट ऑफ शेयर्स यानी इंडेक्स। आपका जो भी पैसा होगा वो इंडेक्स में अकॉर्डिंग टू द वेटेज कंपनीज में वही पैसा लगाएगा, क्योंकि इंडेक्स की जो कंपनीज होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द वेटेज चलती हैं, और जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है उसी के अकॉर्डिंग वो इंडेक्स का पार्ट बनती है। और सेम थ्रेशोल्ड को, सेम वेटेज को फॉलो करते हुए ये जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, उसी कैटेगरी के अंदर उसी हिसाब से वो पैसा लगाती है, एंड देन दिस म्यूचुअल फंड गेट्स लिस्टेड ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज, और इसके बाद हम उसको स्टॉक की तरह ट्रेड भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स फंड एंड एक्सचेंज ट्रेड। वेरएज इंडेक्स फंड में क्या होता है, ये दीज आर सोल्ड बाय द AMCs ओनली, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या फिर बैंक्स जो भी है उन्हीं के द्वारा बेची और खरीदी जाती है। आप इनको शेयर्स की तरह ट्रेड नहीं कर सकते हैं। द थिंग इज कि ये इंडेक्स को फॉलो जरूर करती हैं, लेकिन इनका जो ट्रेडिंग क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है, जो कि बैंक्स द्वारा या फिर AMC द्वारा डायरेक्ट ट्रेडिंग होती है। लेकिन ETF के केस में आप स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्ट इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। विल डिस्कस द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।